चंद्रशेखर रावण का जन्म 1985 में उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले के गढ़खौली नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। एक दलित परिवार में जन्म लेने वाले चंद्रशेखर का प्रारंभिक जीवन अभावों, सामाजिक भेदभाव और जातिवादी मानसिकता के बीच बीता। उनके पिता, श्याम सुंदर, एक साधारण नौकरी करते थे और चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिखकर कुछ बड़ा बने, लेकिन चंद्रशेखर ने न केवल पढ़ाई में रुचि दिखाई, बल्कि सामाजिक अन्याय और दलित समाज पर होने वाले अत्याचारों को भी गहराई से समझना शुरू कर दिया। वह बचपन से ही सवाल पूछने वाले थे, क्यों कोई बच्चा मंदिर में नहीं जा सकता? क्यों एक ही स्कूल में होते हुए भी कुछ बच्चों को अलग बैठाया जाता है? ये सवाल उनके मन में क्रांति के बीज बो रहे थे। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की और बाद में देहरादून से लॉ की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उन्हें डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों से गहरी प्रेरणा मिली और उन्होंने अंबेडकर के दर्शन को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि दलित युवाओं की आवाज दबाई जा रही है, और वहां से ही उनके भीतर एक आंदोलनकारी की चेतना जाग उठी। उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण, समान अधिकार, शिक्षा और गरिमा की लड़ाई को अपना उद्देश्य बना लिया। इसी विचारधारा ने उन्हें भीम आर्मी की स्थापना की ओर प्रेरित किया, जो उन्होंने 2015 में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर की। भीम आर्मी का उद्देश्य था पढ़ो और लड़ो, यानी शिक्षा के माध्यम से दलितों को सशक्त बनाना और अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाना। यह संगठन जल्द ही युवाओं में लोकप्रिय होने लगा, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के दलित बहुल इलाकों में। चंद्रशेखर ने अपने व्यक्तित्व और भाषणों से युवाओं के बीच एक नई ऊर्जा भर दी। वह अंबेडकर, फुले और कांशीराम की विचारधारा को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाने लगे। जब भी किसी दलित परिवार पर अत्याचार होता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता सबसे पहले वहां पहुंचते और न्याय की मांग करते। इस कारण कई बार चंद्रशेखर पर प्रशासन ने शिकंजा कसने की कोशिश की, उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया, लेकिन यह उत्पीड़न भी उनकी आवाज को दबा नहीं सका। 2017 में सहारनपुर में जातीय हिंसा के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने जेल में करीब 1 साल बिताया। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना बंद नहीं किया। उनकी रिहाई के लिए पूरे देश में प्रदर्शन हुए और वे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रखा और बहुजन आजाद पार्टी के रूप में एक राजनीतिक विकल्प प्रस्तुत किया, जो दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों की बात करता था। चंद्रशेखर रावण ने लोकतंत्र के भीतर रहकर क्रांति करने का रास्ता चुना। उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया, बल्कि संविधान और कानून के माध्यम से बदलाव की बात की। उनके विरोधी उन्हें एक उग्र नेता कह सकते हैं, लेकिन उनके समर्थक उन्हें दलितों की उम्मीद की नई किरण मानते हैं। उनका पहनावा, नीली पगड़ी और अंबेडकर वाली ऐनक उनकी पहचान बन चुकी है। उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और कहा, अगर आप शिक्षित हो गए तो आपको कोई भी हरा नहीं सकता। उनकी रैलियों में हजारों युवा जुटते हैं, जो नारे लगाते हैं, जय भीम, पढ़ाई करो, लड़ाई करो। वे कहते हैं कि यदि दलितों को उनका हक चाहिए तो उन्हें संविधान पढ़ना होगा, कानून जानना होगा और संगठित होना होगा। चंद्रशेखर ने साबित किया है कि अगर इरादा साफ हो तो एक गांव का साधारण लड़का भी पूरे देश के दलित युवाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। उनकी कहानी एक चेतावनी भी है कि समाज में असमानता अब और नहीं चलेगी। वे भारतीय लोकतंत्र की उस आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं जो कहती है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सिर्फ कागजों में नहीं, ज़मीनी हकीकत में चाहिए। यही कारण है कि चंद्रशेखर आज एक आंदोलन नहीं, एक सोच बन चुके हैं। चंद्रशेखर रावण की राजनीतिक यात्रा ने एक नया मोड़ तब लिया जब उन्होंने सामाजिक कार्यों से आगे बढ़कर चुनावी राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बहुजन समाज को एकजुट करने और दलित युवाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की दिशा में सक्रिय अभियान शुरू किया। वर्ष 2018 के बाद से वे पूरे भारत में दलित अत्याचार के विरुद्ध संघर्षों में शामिल होने लगे और देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। उन्होंने खुद को सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रखा, बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, बिहार, पंजाब और हरियाणा तक भी अपनी पहुंच बनाई। इस दौरान उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ ने यह सिद्ध कर दिया कि वे अब सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं, बल्कि जननायक बन चुके हैं। चंद्रशेखर के विचारों में जहां एक ओर अंबेडकर की क्रांति थी, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह की आग भी दिखाई देती है।
वे अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं, हमारी लड़ाई किसी एक जाति या धर्म से नहीं, बल्कि उस व्यवस्था से है जो हमें बराबरी का अधिकार नहीं देती। यही कारण है कि उन्होंने सभी वंचित तबकों को जोड़ने की कोशिश की, चाहे वे दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों या मुसलमान। उन्होंने सामाजिक न्याय को केंद्र में रखते हुए एक ऐसा मंच खड़ा करने की कोशिश की जिसमें कोई भी हाशिए पर न रहे। वर्ष 2021 में किसान आंदोलन के समय चंद्रशेखर ने दिल्ली की सीमाओं पर जाकर किसानों के समर्थन में खुलकर बयान दिए। उन्होंने बार बार यह कहा कि यह लड़ाई सिर्फ खेतों की नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा की लड़ाई है। उन्होंने संविधान को बचाने की बात की और सत्ता के दमन के खिलाफ एक स्पष्ट और निर्भीक रुख अपनाया। चंद्रशेखर की भाषा युवाओं को छूती है, उनकी आंखों में आत्मविश्वास है और उनके शब्दों में आग। वे सोशल मीडिया का भी प्रभावी ढंग से प्रयोग करते हैं, जिससे वे लाखों युवाओं तक सीधे संवाद स्थापित करते हैं। उनका संघर्ष शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इर्दगिर्द घूमता है। उन्होंने कई बार यह कहा है कि दलितों की समस्या का समाधान केवल संसद में भागीदारी से होगा, आंदोलन से नहीं, भागने से। यही कारण है कि वे खुद चुनाव लड़ते हैं, भले ही जीते या हारें, लेकिन अपने विचारों को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाते हैं। 2022 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए, तो चंद्रशेखर ने अपना दल बहुजन आजाद पार्टी के बैनर तले एक नया प्रयोग किया। वे खुद गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। भले ही परिणाम उनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन यह कदम साहसिक था और संदेश स्पष्ट, वंचित वर्ग अब डरकर नहीं, डटकर मुकाबला करेगा। चंद्रशेखर का जीवन इस बात का प्रतीक बन चुका है कि अगर आपके पास संकल्प है, तो आप किसी भी सत्ता से टकरा सकते हैं, बशर्ते आपके पास विचारधारा हो, संगठन हो और जनता का समर्थन हो। आज चंद्रशेखर उन चंद नेताओं में शामिल हैं जो सत्ता की नहीं, समाज की भाषा बोलते हैं। देश भर में उनके विचारों पर काम करने वाले हजारों युवा कार्यकर्ता सक्रिय हो गए। इसी बीच कई बार उन पर जानलेवा हमले भी हुए। 2022 और 2023 में 2 बार उन्हें गोली मारने की कोशिश की गई, लेकिन वे बच निकले। इसके बाद भी उन्होंने अपने संघर्ष की गति नहीं रोकी। उन्होंने कहा, अगर मेरी मौत भी इस आंदोलन के लिए होती है, तो मैं उसे सौभाग्य मानूंगा, पर मैं डरकर नहीं जीऊंगा। इस हिम्मत और समर्पण ने उन्हें युवाओं के बीच आधुनिक भगत सिंह की उपाधि दिला दी। वे अपने भाषणों में अक्सर शहीदों का जिक्र करते और युवाओं से कहते, जो अधिकार तुम्हें आज मिले हैं, वो किसी दया से नहीं, बल्कि हजारों बलिदानों से मिले हैं, उन्हें खोने मत देना। राजनीतिक रूप से भी चंद्रशेखर की पहचान मजबूत होती गई। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने पूरे दमखम के साथ भाग लिया। हालांकि वे बहुत अधिक सीटें नहीं जीत पाए, लेकिन उन्होंने यह दिखा दिया कि भारत की राजनीति में अब एक नया, वैचारिक, जनाधारित और दलित केंद्रित नेतृत्व उभर चुका है। उन्होंने अपनी पार्टी को केवल चुनावी मकसद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे एक आंदोलन की तरह चलाया। हर मुद्दे पर जनसभा, हर अन्याय पर धरना और हर अत्याचार पर आवाज। उन्होंने महिलाओं को भी आंदोलन का अहम हिस्सा बनाया। उन्होंने कहा, अगर हमारी बहनें जाग जाए, तो कोई ताकत हमें दबा नहीं सकती। उन्होंने बालिकाओं के लिए मुफ्त किताबें, साइकिल वितरण और सुरक्षा कानूनों पर जागरूकता अभियान चलाए। वे मानते थे कि सिर्फ पुरुष नेतृत्व से समाज नहीं बदल सकता, समान भागीदारी से ही असली क्रांति आएगी। वर्तमान समय में चंद्रशेखर रावण भारत के उन चुनिंदा नेताओं में गिने जाते हैं जिनके पास स्पष्ट वैचारिक दृष्टि है, जमीनी संगठन है और जनमानस से गहरा जुड़ाव है। वे सत्ता के गलियारों में नहीं, सड़कों पर पाए जाते हैं, वहीं जहां उनके लोग हैं, जहां पीड़ा है, जहां संघर्ष है। वे गांवों में जाकर लोगों से मिलते हैं, झुग्गियों में बैठकर खाना खाते हैं और बच्चों को संविधान की प्रस्तावना सुनाते हैं। उनका सपना है एक ऐसा भारत जहां कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के आधार पर अपमानित न हो। वे कहते हैं, जब तक आखिरी इंसान को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मेरी यात्रा पूरी नहीं होगी। और इसी यात्रा पर वे आज भी चल रहे हैं, नीली पगड़ी बांधे, अंबेडकर की किताबें हाथ में लिए और युवाओं को शिक्षित, संगठित, संघर्षशील बना रहे हैं। चंद्रशेखर रावण की यह कहानी सिर्फ उनके जीवन की नहीं है, बल्कि यह उस भारत की कहानी है जो समानता, सम्मान और न्याय की तलाश में अब भी संघर्षरत है। यह कहानी उस चेतना की है जो कहती है, हमें अधिकार भी चाहिए और आत्मसम्मान भी, और हम इसे छीनकर नहीं, संविधान से लेंगे,
यही वजह है कि चंद्रशेखर आज के भारत के उन सबसे जीवंत और जरूरी नेताओं में से एक बन चुके हैं। चंद्रशेखर रावण की यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां वे न केवल एक जननेता बल्कि एक विचारधारा के संवाहक के रूप में देखे जा रहे हैं। 2025 तक उन्होंने भारत के दलित, वंचित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच अपनी एक मजबूत और भरोसेमंद पहचान स्थापित कर ली थी। वे अब सिर्फ दलितों की आवाज नहीं बल्कि पूरे उस भारत की आवाज बन चुके थे जो सदियों से हाशिए पर धकेला गया है। उनकी सभाओं में अब सिर्फ जय भीम के नारे नहीं लगते बल्कि संविधान जिंदाबाद, युवा जागो, हक मांगो और पयाई लड़ाई बराबरी जैसे नारे गूंजने लगे हैं। उनका आंदोलन अब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों को लेकर एक समग्र सामाजिक क्रांति का रूप ले चुका है। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव भले ही नहीं जीते हो, लेकिन पूरे देश में लाखों युवा उनके पीछे खड़े हो चुके थे। विशेष रूप से सोशल मीडिया पर उनकी ताकत अकल्पनीय थी। हर भाषण वायरल होता, हर इंटरव्यू बहस का मुद्दा बन जाता और हर विरोध का स्वर चेतना में बदल जाता। उन्होंने अपने संघर्षों को केवल ज़मीनी आंदोलनों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया, संविधान शिक्षण कार्यशालाएं शुरू कीं और ग्रामीण युवाओं को न्यायपालिका व प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयार करने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत की। 2025 की शुरुआत में, जब देश के कई हिस्सों में दलितों पर हमले बढ़े, आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने की कोशिशें तेज हुई और जातीय राजनीति फिर से सिर उठाने लगी, तब चंद्रशेखर एक बार फिर खुलकर सामने आए। उन्होंने लखनऊ से दिल्ली तक संविधान मार्च का आह्वान किया, एक ऐतिहासिक पदयात्रा जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। यह केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि एक जागरण यात्रा थी जिसमें जगह-जगह संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाती, अंबेडकर के विचार साझा किए जाते और युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता। इस यात्रा ने उन्हें एक नई पहचान दी। अब वे केवल एक प्रदेशीय नेता नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय वैचारिक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर चुके थे। उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी सम्मानित किया और दलित अधिकारों की वैश्विक आवाज के रूप में आमंत्रित किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में एक दलित अधिकार मंच पर भाषण भी दिया, जहां उन्होंने भारत के संविधान की विशेषता बताते हुए यह कहा, यह सिर्फ कागज नहीं, हमारी आत्मा है, और जो आत्मा पर हमला करेगा, हम उसका हर मंच पर सामना करेंगे। राजनीति में उन्होंने एक नया प्रयोग किया। 2026 की तैयारी में उन्होंने अपने संगठन को भीम भारत मोर्चा नाम दिया, एक ऐसा गठबंधन जिसमें सभी वंचित, शोषित और हाशिए पर खड़े समुदायों को जोड़ने की कोशिश की गई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे अब कुर्सी के लिए नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए मैदान में हैं। उन्होंने टिकट बांटने से पहले हर उम्मीदवार से शपथ ली कि वे पद पर आकर सिर्फ जनसेवा करेंगे, न कि धन संचय। उन्होंने युवाओं की एक नई पीढ़ी खड़ी की, जिसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर और मजदूरों के बेटे-बेटियां शामिल थे। इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं बनीं। चंद्रशेखर ने महिला नेतृत्व को प्राथमिकता दी और कई प्रमुख पदों पर बहन बेटियों को आगे किया। उन्होंने कहा, अगर सावित्रीबाई फुले बिना समर्थन के शिक्षा की मशाल जला सकती है, तो आज की बेटी संसद तक क्यों नहीं पहुंच सकती। 2027 के आते आते चंद्रशेखर की लोकप्रियता सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बन गई। उनके कार्यक्रमों पर रोक लगने लगी, सोशल मीडिया पोस्ट हटाए जाने लगे और उनके समर्थकों को निशाना बनाया जाने लगा। लेकिन हर दबाव के जवाब में चंद्रशेखर ने साहस से काम लिया। उन्होंने एक बार फिर जेल की यात्रा की, जब उन्होंने संसद के सामने जनसंविधान पंचायत बुलाई। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने आंदोलन को और तेज कर दिया। लाखों लोगों ने उनकी रिहाई के लिए दिल्ली में जुटकर प्रदर्शन किया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। इस घटना के बाद चंद्रशेखर ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, अब वक्त है सत्ता लेने का, ताकि हम अपने समाज को सिर्फ बचाए नहीं, बल्कि दिशा दें।